नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 12 जून 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। महिलाओं को 1500 की तैयारी, 23 करोड़ जारी। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की फाइल वित्त विभाग से आखिरकार क्लियर हो गई है। योजना को चला रहे ईसोमसा विभाग ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले ही वित्त विभाग को करीब 900 करोड़ रुपए की मांग भेज दी थी। लेकिन चुनावी आचार संहिता ने इस फाइल को वही रोक रखा था जैसे हमारे पापा का गुस्सा जब हम देर रात घर लौटते हैं। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार पूरे प्रदेश में 5 लाख पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना है। अब वित्त विभाग ने 23 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। फिलहाल विभाग के पास आए आवेदनों की छंटनी होगी और उनमें से पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे कि शादी में दूल्हे के दोस्तों को अंत में ही लड्डू मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। आवेदन छांटने के बाद जिला कल्याण अधिकारियों के माध्यम से यह पैसा पात्र महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। और हाँ, 3 जिलों में चुनाव आचार संहिता लगने के कारण नए आवेदनों पर अभी सरकार विचार कर रही है। लगता है इन जिलों में महिलाओं को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे गार्डन के पौधों को बारिश का। राज्य सरकार इससे पहले लाहौल स्पीति जिले में इस योजना को सफलतापूर्वक लागू कर चुकी है। अब देखते हैं यह योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में कैसे और कब तक पूरी तरह लागू होती है। अभी श्रीखंड यात्रा पर न जाएं भक्त, प्रशासन निर्धारित करेगा तिथि, तब तक इंतजार। श्रीखंड महादेव यात्रा के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। निर्मंड प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि निर्धारित तिथि से पहले श्रीखंड महादेव यात्रा पर न जाएं। एसडीएम निर्मंड और श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि यात्रा की आधिकारिक तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं। यात्रा मार्ग में अभी भी बर्फ जमी है और रास्ते खराब है, इसलिए रास्तों की मरम्मत का काम चल रहा है। भक्तों से अनुरोध है कि अपने कीमती जीवन को खतरे में न डालें। यदि कोई अनाधिकृत तरीके से यात्रा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह वैसे ही है जैसे किसी ने कहा हो कि आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, पर हमारी बात न मानने पर आपकी भी न हो सकेगी। स्थानीय टेंट मालिकों और पर्यटक गाइड से भी अनुरोध है कि वे श्रद्धालुओं को अनाधिकृत तरीके से यात्रा पर न भेजें। एसडीएम मनमोहन सिंह ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जुलाई महीने में जब भी प्रशासन द्वारा यात्रा का संचालन किया जाएगा, केवल उसी समय श्रीखंड महादेव यात्रा करें। उस समय जगह जगह मेडिकल कैंप और रेस्क्यू टीमें तैनात रहेंगी और रास्तों की स्थिति भी सुधारी जाएगी। यह इंतजार वैसे ही है जैसे गर्मी में बारिश का, थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर बाद में राहत जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, प्रशासन की बात मानिए, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नरेंद्र मोदी को 500 रुपए की टोपी, राहुल गांधी को 60,000 का मैदान। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान नेताओं ने धनराशि का खूब खेल किया है। चुनावी प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों को बुलाने पर लाखों खर्च किए गए हैं। अब सामने आ रहे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने निर्वाचन विभाग को 40 से 40 स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी थी। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभाओं में हिस्सा लेते दिखे, जबकि अन्य नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहे। दूसरी ओर भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में जनसभाएं की। अब इन स्टार प्रचारकों से जुड़े खर्च के आंकड़े भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाहन और मंडी में जनसभाएं की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाहन जनसभा पर 9 लाख से ज्यादा खर्च किए गए।
जिसमें 500 रुपए की हिमाचली टोपी, 4000 रुपए की लोहिया, 1000 रुपए का डांगरू और 800 रुपए की शॉल शामिल थी। जनसभा के लिए 70 बसें बुक की गई थीं, जिन पर 2,80,000 रुपए खर्च हुए। 80 छोटी गाड़ियों पर 96,000 रुपए खर्च किए गए और 3,000 लोगों के लंच पर 1,80,000 रुपए खर्च हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुल खर्च 9,07,250 रुपए। बसें 2,80,000 रुपए, छोटी गाड़ियां 96,000 रुपए, लंच 1,80,000 रुपए। अन्य खर्च शामिल। 24 मई को नाहन में प्रधानमंत्री की रैली। दूसरी ओर राहुल गांधी ने 26 मई को शिमला संसदीय क्षेत्र के नाहन में जनसभा की थी। इस जनसभा पर कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने 7,75,000 रुपए खर्च किए। 5 लाख रुपए का टेंट लगाया गया था और 60,000 रुपए में जनसभा के लिए मैदान बुक किया गया था। गाड़ियों के पेट्रोल पर 1,70,000 रुपए खर्च हुए थे। राहुल गांधी, कुल खर्च 7,75,000 रुपए, टेंट 5 लाख रुपए, ग्राउंड बुकिंग 60,000 रुपए, पेट्रोल 1,70,000 रुपए। अन्य खर्च शामिल। 26 मई को नाहन में राहुल की रैली। तो दोस्तों, चुनावी खर्च का यह हिसाब किताब देखकर एक बात तो साफ है कि नेताओं की जनसभाएं किसी फिल्म की शूटिंग से कम नहीं होती। हिमाचल उपचुनाव। अब 3 उपचुनाव बने भाजपा का नया टारगेट। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में हुई। हालांकि 2 नए विधायक सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल दिल्ली में होने के कारण शामिल नहीं हो पाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। पहले प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई दी गई। दूसरे प्रस्ताव में लोकसभा चुनाव में 61 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 और 6 उपचुनाव की समीक्षा भी की गई और आने वाले 3 उपचुनावों की रणनीति तय की गई। इन 3 विधानसभा क्षेत्र नालागढ़, हमीरपुर और देहरा में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव शेड्यूल जारी हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन उपचुनावों में पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। बुधवार को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी शिमला में रखी गई है, जिसमें उपचुनाव की रणनीति तय होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब प्रदेश से आचार संहिता हट गई है, इसलिए किसी भी प्रकार के विकास कार्य पर कोई रोक नहीं है। भाजपा ठप पड़े विकास को भी मुद्दा बनाएगी। यह वैसे ही है जैसे बारिश के बाद खेत में काम करने का सही वक्त आ गया हो। 6 नए विधायक आज शिमला में लेंगे शपथ। विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों पर चुनकर आए नए विधायक बुधवार सुबह विधानसभा परिसर में शपथ लेंगे। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से विधानसभा के लाइब्रेरी हॉल में शपथ ग्रहण के इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस की ओर से गगरेट से राकेश कालिया, कुटलहर से विवेक शर्मा, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह ने जीत हासिल की है। भाजपा से धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल विधायक बने हैं। शपथ के बाद 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। तो दोस्तों, हिमाचल की राजनीति में हलचलें तेज हैं और देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। रैगिंग के आरोपियों को 1 लाख जुर्माना, 1 साल के लिए हॉस्टल और कक्षाओं से भी निष्कासित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल की एंटी रैगिंग कमेटी ने रैगिंग में दोषी पाए गए 4 प्रशिक्षु डॉक्टरों को कठोर दंड दिया है। ये डॉक्टर 1 साल और 6 महीनों के लिए कक्षाओं और हॉस्टल से निष्कासित किए गए हैं। साथ ही 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। इस जुर्माने की राशि को 7 दिनों के भीतर जमा करवाना होगा। आपको बता दें कि टांडा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। 2009 में इसी कॉलेज में रैगिंग के चलते 19 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर अमन काचरू की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अमन काचरू के पिता राजेंद्र काचरू ने रैगिंग से संबंधित कानूनों में बदलाव करवाए थे, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो और रैगिंग करने वालों को सख्त सजा का डर हो। लेकिन लगता है कि समय के साथ ये डर भी धुंधला हो गया है।
पिछले वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की 3 घटनाएं हुई, जिसमें एक डॉक्टर की बेटी भी शामिल थी। और फिर 5 जून को टांडा मेडिकल कॉलेज में एक और रैगिंग की घटना सामने आई। अब सवाल उठता है कि सरकार का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सख्त कानूनों के बावजूद इन मामलों पर कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। सख्त कानून न होने से बढ़ रहे मामले। अगर जल्द ही इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई अप्रिय घटना आगामी समय में घट सकती है। 2009 में हिमाचल सरकार ने आदेश जारी किए थे कि 50,000 जुर्माने के साथ 3 साल की जेल की सजा दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद रैगिंग के मामले बार बार क्यों हो रहे हैं? स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर प्रशासन और सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे पर अपनी राय जरूर बताइएगा और सोचिए कि क्या हमारे शिक्षा संस्थानों में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। ऊना में 141 करोड़ से 2 नए विद्युत सबस्टेशन, बिजली बोर्ड ने शुरू की कवायद। जो देश की ताकतों के बारे में सोचते हैं, उनको सुनिश्चित किया जाता है कि ऊना जिले में बिजली की व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। बिजली बोर्ड ने शुरू की है कवायद, जिसमें 141 करोड़ रुपए के निवेश से 2 नए विद्युत सबस्टेशन बनाए जाएंगे। जब हमने सोचा कि बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर सारे भारत ने एक जोरदार शोर किया, तो हमें पता चला कि यहाँ हर कोई खुश है कि अब उन्हें स्टेशनों का इंतजाम होने वाला है। हमारे देश में हमेशा कुछ खास होता है। आज हर किसी को खुशी का ठिकाना नहीं है। जनकौरहार और बाथू की ओर रवाना हो रही है बिजली की लाइनें, और इस यात्रा में हर कोई खुश है कि उनके द्वीपों में बिजली की व्यवस्था बढ़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होगा। लाइनें बिछेंगी, स्टेशन बनेंगे और इस सब के लिए हमारे पैसे खर्च होंगे। लेकिन खुश तो उन्हें होना चाहिए जिन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनकी दुकान में बिजली आएगी। यहाँ की राजनीति की सियासत जो अब तक किसी के सपनों में भी नहीं आई थी, आज वो हकीकत बन रही है। बता दें कि यह 2 स्टेशन न केवल इन इलाकों की बिजली की समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि यहाँ की आम जनता के दिलों को भी छू जाएंगे। और जब सरकार और प्रशासन ने इसे ध्यान में रखा है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ हो सकती है? जब हमें यह सब मिल रहा है, तो हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने घर में भी बिजली का इस्तेमाल सचमुच से आवश्यकता के हिसाब से करते हैं, या फिर हम भी उसी लाइन पर चलते हैं जहां बिजली की समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन हमारी खराबियों को ध्यान में नहीं लेते। इसलिए इस खुशियां का ले लो मजा और बिजली का इस्तेमाल भी ध्यान से करो। समाचार नंबर 7। थर्ड फेज में एम्स परिसर का होगा विस्तार। चंगर पलासिया में 21 बीघा 9 बिस्वा जमीन का किया चयन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के परिसर का अब विस्तार किया जाएगा। प्रबंधन ने थर्ड फेज के तहत एडमिन, एकेडमिक, रेजिडेंशियल और रिसर्च फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन को पत्र लिखकर उपयुक्त जमीन की डिमांड की है। पत्र मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने एम्स के समीप ही चंगर पलासिया में 21 बीघा 9 बिस्वा जमीन का चयन कर लिया है। साथ ही अगला प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। ऐसे में तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्तमान में एम्स संस्थान 1243 बीघा जमीन पर खड़ा है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एम्स को अतिरिक्त जमीन की दरकार है, जिसके लिए प्रबंधन की ओर से जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में अतिरिक्त जमीन की डिमांड की गई है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एम्स संस्थान ने प्रशासन से जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। प्रशासन की माने तो हालांकि एम्स के समीप पशुपालन विभाग की 410 बीघा जमीन उपलब्ध है, लेकिन लगभग 25 बीघा जमीन ऐसी है जिस पर निर्माण कार्य किया जा सकता है। यहाँ बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आईपीडी शुरू करने के लिए 750 बेड के साथ ही अन्य जरूरी आधारभूत ढांचा विकसित कर लिया गया है और चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। डॉक्टर एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात सेवारत है। एम्स में एक मेडिकल कॉलेज भी है जिसमें 100 सीटें आरक्षित है। एक इंसक कॉलेज भी है। उधर एसडीएम सदर बिलासपुर आईएएस अभिषेक गर्ग ने कहा कि थर्ड फेज के तहत एकेडमिक व रेजिडेंशियल फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध करवाने के लिए एम्स प्रबंधन से एक पत्र आया था। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चंगर पलासिया में 21 बीघा 9 बिस्वा जमीन चिन्हित की गई है। आगे की कार्रवाई चल रही है।
समाचार नंबर 8। शेयर मार्केट में 2 करोड़ की ठगी, लोगों ने पैसा डबल करने के लालच में आकर गंवाई रकम। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर अरबों रुपए की ठगी के बाद अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और कुछ ही हफ्तों में कई गुना पैसा कमाने के चक्कर में 4 लोगों के साथ 2 करोड़ की साइबर ठगी हुई है। मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिला के 4 लोगों से साइबर ठगों ने 1975688 करोड़ रुपए की ठगी की है। मंडी के 2 और कुल्लू व बिलासपुर जिला के एक व्यक्ति ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी पहुंचकर इस बात की शिकायत दर्ज करवाई है। मई महीने में इस ठगी को अंजाम दिया गया और जब शातिरों के साथ पीड़ितों का संपर्क बंद हो गया तो यह चारों पीड़ित साइबर क्राइम पुलिस की शरण में पहुंचे हैं। इस ठगी को फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अंजाम दिया गया है। शातिरों ने सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए पहले पीड़ितों को लुभावने सपने दिखाए और कुछ ही हफ्तों में पैसे कई गुना होने का प्रलोभन दिया, जिसके बाद 4 लोगों ने इनकी बातों में फंसते हुए शातिरों के बताए तरीके से पैसे दे दिए और अब इन ठगों का कोई अता पता नहीं है। इस संबंध में अब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी में 4 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसकी जांच साइबर थाने की टीम ने शुरू कर दी है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन शर्मा ने बताया कि मई महीने में इस ठगी को अंजाम दिया है। जब पीड़ितों को इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है तो वह पुलिस के पास पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति नंबर द्वारा किसी सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में तुरंत उस ग्रुप को छोड़ दें तथा किसी भी तरह की निजी जानकारी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। यदि फिर अभी कोई व्यक्ति इस तरह के साइबर क्राइम का शिकार हो चुका है तो वह तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी के लैंडलाइन नंबर 019052269000 पर संपर्क कर सकता है। इसके साथ ही नजदीकी पुलिस थाने में जाकर भी शिकायत दे सकते हैं। समाचार नंबर 9। तकनीकी शिक्षा में बड़े सुधार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 364 तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें से 184 निजी संस्थान हैं। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन निजी संस्थानों के विनियमन एवं निगरानी के लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। सीएम ने विभाग को संसाधनों को सुव्यवस्थित करने तथा दक्षता में सुधार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व बहुतकनीकी महाविद्यालयों को एक ही परिसर में एकीकृत करने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी सुझाव दिए। युवाओं को मिलेगी प्लेसमेंट। मुख्यमंत्री विभाग को युवाओं के लिए बेहतर प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योगोन्मुखी एवं रोजगार प्रदान करने वाले आधुनिक पाठ्यक्रम आरंभ करने के निर्देश दिए। उद्योगों में आवश्यक कौशल एवं उपलब्ध प्रशिक्षित श्रम शक्ति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। आवेदक उपलब्ध रोजगार अवसरों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने विभाग को विशेष पाठ्यक्रमों के प्रति विद्यार्थियों की रुचि का आकलन करने के लिए अध्ययन करने के भी निर्देश दिए। क्वालिटी एजुकेशन पर जोर। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। विभाग ने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में 1077 संकाय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों में नवीनतम शिक्षण विधियों और प्रौद्योगिकियों से अवगत रहने के लिए प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक प्रशिक्षुता नीति तैयार करने पर विचार कर रही है, जिससे छात्रों को विभिन्न सरकारी विभागों में 1 वर्षीय प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। 1.5 साल में बनेंगे सुंदरनगर, लुथान सुखाश्रय परिसर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिला कांगड़ा के लुथान एवं जिला मंडी के सुंदरनगर में बनाए जा रहे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसरों को निश्चित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने 132 करोड़ रुपए से 400 आश्रितों के लिए बनाए जा रहे परिसर के कार्य को 20 जुलाई 2024 से पूर्व आरंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन परिसर को 1.5 वर्ष के भीतर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में बनने वाले परिसर का नक्शा व निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
इन परिसरों में अनाथ बच्चों, विधवाओं, एकल नारियों एवं वृद्धजनों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे अनाथ बच्चों को हॉस्टल की सुविधा न मिलने पर प्रदेश सरकार किराए के रूप में 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। उन्होंने विभाग को अनाथ बच्चों को करियर काउंसलिंग प्रदान करने और इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। विधवाओं और एकल नारियों के बच्चों को 27 वर्ष की उम्र तक 1,000 रुपये हर महीने। सीएम ने कहा कि सुख शिक्षा योजना के तहत पात्र विधवाओं एवं एकल नारियों के प्रत्येक बच्चे को 27 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 से 27 वर्ष की आयु के सभी पात्र बच्चों को मुफ्त उच्च शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को हिमकेयर योजना के अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसकी प्रीमियम राशि प्रदेश सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना को सुदृढ़ करने के दिशा निर्देश देते हुए कहा कि गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं और 3 साल की उम्र तक के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में ड्राई फ्रूट देने की है योजना। सीएम ने कहा कि बच्चों की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में खिचड़ी के बजाय ड्राई फ्रूट देने की संभावनाओं को भी तलाशा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में आदर्श राज्य स्तरीय नशा निवारण केंद्र बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सोलंके के टिक्करी में लगभग 300 दिव्यांगजनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्मित किया जाएगा। उन्होंने विभाग के डिजिटलीकरण तथा लाभार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई तकनीक अपनाने पर बल दिया। समाचार नंबर 10। बाल सुधार गृह अधीक्षक की याचिका खारिज। प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के हीरानगर में स्थित बाल सुधार गृह के अधीक्षक कौशल गुलेरिया द्वारा अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिका को खारिज करते हुए प्रार्थी को अपनी शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त अदालत के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। प्रार्थी कौशल गुलेरिया को आवासी बच्चों की पिटाई एवं अन्य दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि प्रार्थी को सिक्योर गार्ड सिक्योरिटी एंड मैनपावर द्वारा बर्खास्त किया गया है और उसे नियुक्ति भी निजी संस्थानों द्वारा प्रदान की गई थी। इन तथ्यों के दृष्टिगत कोर्ट ने याचिका को रिट आदेश जारी करने योग्य न पाते हुए खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो अजय श्रीवास्तव ने बाल सुधार गृह में बच्चों के मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, जिसे आपराधिक जनहित याचिका मानकर अदालत ने 17 मई को सरकार को नोटिस जारी किए थे। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक, विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुधार गृह के पूर्व अधीक्षक कौशल गुलेरिया, कुक और किचन हेल्पर को नोटिस जारी कर 24 जून तक जवाब मांगा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बाल सुधार गृह में आपराधिक मामलों में विचाराधीन एवं सजा प्राप्त बच्चों को रखा जाता है। इसका उद्देश्य अपराधों में लिप्त बच्चों को सुधरने का अवसर देकर एक अच्छा नागरिक बनाना है। इससे बचने के लिए बच्चे कई बार सुधार गृह से भाग चुके हैं। विभाग इसकी निष्पक्ष जांच नहीं करता है। आरोप है कि पीड़ित बच्चे महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को समय समय पर मौखिक और लिखित शिकायतें करते रहे हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय अधिकारी विभाग को कथित बदनामी से बचाने के नाम पर इन मामलों को दबा देते हैं। समाचार नंबर 11। नगरोटा के युवाओं को विदेश में नौकरी। प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग तथा इंटेलेक्ट ग्लोबल कंपनी के सौजन्य से प्रदेश के 29 युवा रोजगार के लिए दुबई का रुख करेंगे। नगरोटा बगवा के विधायक एवं पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने मंगलवार को चयनित व प्रशिक्षण प्राप्त 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से चयनित युवाओं में से 11 युवा नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि 2012 में स्वर्गीय बाली तथा 2022 में उनके द्वारा प्रदेश भर में निकाली गई रोजगार यात्रा का परिणाम है कि उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 5000 युवाओं को रोजगार देने के वादे पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे 25 जुलाई को नगरोटा बगवा में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में हिस्सा लें तथा योग्यतानुसार घर बैठे मिल रहे अवसर का लाभ उठाएं।
जिन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए उनमें नगरोटा बगवा वार्ड 3 के श्यामलाल, मस्सल के अक्षय, चंद्रोट के दीपक, बड़ोह के सिकंदर, खर्ट के रजनीश, जलोट के सुधीर, कुठमा के गुलशन, खोली के लक्की, हटवास के अक्षय, साहिल तथा नीरज, मुमता के सोम कुमार, रानीताल के विशाल, कुल्थी के रोहित मुख्यत शामिल हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।